आज हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के समावेशीय शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और यह वीडियो आपको परीक्षा में 15 नंबर लाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर जो होगा, पर्यवेक्षण में विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। पर्यवेक्षण वह होता है जिसमें विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसकी सहायता से अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है। पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। तो इस प्रकार पहले का जो पूछा गया है कि पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है, तो यह आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निदान एवं उपचार को समझाइए। निदान क्या है एवं उपचार क्या है। तो निदान जो होता है उसमें समस्या का पता लगाते हैं, उपचार में समस्या का समाधान करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पर्यवेक्षण में एवं निरीक्षण में अंतर बताइए। तो पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि निरीक्षण में गुण एवं दोष दोनों को इंगित किया जाता है। तो यह प्रश्न आ सकता है कि पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर बताइए। तो आप लिखेंगे पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि निरीक्षण में गुण एवं दोष दोनों को इंगित किया जाता है। चौथा प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई। तो इसका उत्तर है सन 1947 में इलाहाबाद में। क्वेश्चन, परामर्श में सहयोग देने वाली दो संस्थाओं के नाम लिखिए। परामर्श में सहयोग देने वाली जो दो संस्थाएं हैं उनका नाम पूछ सकता है, तो वह होगा डाइट जिला चिकित्सालय मनोविज्ञान शाला। शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर लिखिए। तो शिक्षण एवं निर्देशन में जब अंतर पूछे तो आप लिखेंगे, शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षा प्रदान करने की। शिक्षण जो है वह एक प्रक्रिया है शिक्षा प्रदान करने की, जबकि निर्देशन में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि शिक्षण एवं निर्देशन में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे कि शिक्षण जो है शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया है, जबकि निर्देशन में जो है मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं। अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऐसे बालक या ऐसे बच्चे जो अस्थि बाधित हों, दृष्टि बाधित हों, श्रवण बाधित अथवा मुख बधिर होते हैं, उन्हें शारीरिक विकलांग बालक कहते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं। पिछड़ापन मापने की क्या इकाई होती है। तो जो पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है, इसका उत्तर होगा बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि के द्वारा पिछड़ापन मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपंगता के दो कारण बताइए। क्वेश्चन है कि अपंगता के दो कारण बताइए। तो इसके उत्तर हैं जन्मजात या दुर्घटनावश। जो अपंगता होती है या तो जन्मजात होती है या किसी दुर्घटना के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, समावेशीय शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए। समावेशीय शिक्षा का सूक्ष्म रूप से आशय बताना है। इसमें आप लिखेंगे कि समावेशीय शिक्षा का सूक्ष्म आशय है शिक्षा की सार्वभौमिकता से। अगला प्रश्न है, आवाज़ की समस्या का दोष क्या है। आवाज़ की समस्या का दोष क्या है। तो आवाज़ की इसका उत्तर होगा, आवाज़ की समस्या वह समस्या होती है जबकि एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता है कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना है तथा किस परिस्थितियों में उसे नीचे बोलना है। चलिए अगले प्रश्न पर, बुद्धिलब्धि से आप क्या समझते हैं, अथवा बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र लिखिए अथवा शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र लिखिए। यह क्वेश्चन जब आप आए तो आप लिखेंगे कि मानसिक आय तथा वास्तविक आय के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धिलब्धि कहा जाता है। जब भी आपसे बुद्धिलब्धि की परिभाषा पूछे या बुद्धिलब्धि से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे कि मानसिक आय तथा वास्तविक आय के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धिलब्धि कहा जाता है। और जो इसका सूत्र है वो बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100।
अगला क्वेश्चन जो है वह है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखें। तो सिरिल बर्ट के अनुसार आपसे शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा पूछता है, तो आप लिखेंगे कि पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि को ही बुद्धि लब्धि कहा जाता है, जिनकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है। तो सिरिल बर्ट के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है। अगला प्रश्न है किसका कथन है विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य है अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। तो यह किसका कथन है? तो यह कथन रेबर का है। अगला प्रश्न है पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? तो जैसे हमने पहले इसी वीडियो में देखा है कि सिरिल बर्ट ने शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों को अपना सिद्धांत दिया है, यानी परिभाषा दी हुई है। उन्होंने कहा है कि पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक बुद्धि या बुद्धि लब्धि 85 से कम होता है। आप इसे भी लिख सकते हैं, या सोनेल ने पिछड़े बच्चों के संबंध में एक परिभाषा दिया हुआ है। वो उनका कहना है कि पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे, यानी कि जो बालक है वह अपने समान बालकों से पिछड़ा हुआ है। पिछड़े बच्चों की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए या पिछड़े बालक की 2 विशेषताएं बताइए। तो आप इसको लिखेंगे कि पिछड़े बच्चों की विशेषताएं जो हैं वह निम्न है। पहला कि पिछड़ा बच्चा जो होता है उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ जो होती है औसत से कम होती है। पिछड़े बच्चों का जो अधिगम यानी सीखने का जो स्तर होता है वह धीमे होता है यानी मंद होता है। पिछड़े बच्चों का जो व्यवहार होता है वह असमायोजित होता है। और पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। तो आपसे जब भी ये पूछे कि पिछड़े बच्चों की विशेषता बताइए तो आप इसको आसानी से लिख सकेंगे। फिर एक अगला क्वेश्चन है पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो आप सबको पता है कि अगर बालक पिछड़ा हुआ है तो उसको शिक्षा की जो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए वह भय मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर बालक में भय रहेगा तो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको लिखेंगे कि पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भय से मुक्त होना चाहिए। पिछड़े बालकों के मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। अगला प्रश्न है वंचना से आपका क्या अभिप्राय है? वंचना से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है। तो वंचना की अवधारणा क्या है कि जो व्यक्ति की असुविधा है, अभाव है, उसके ओर यह संकेत करती है। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है, यानी समस्यात्मक बच्चे कौन हैं? तो वैलेंटाइन जी ने एक परिभाषा दिया है। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो वैलेंटाइन महोदय के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार के कारण वे घर के, विद्यालय से और समाज में समस्याओं का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है निर्देशन का अर्थ बताइए। निर्देशन क्या है? तो इसका उत्तर है निर्देशन गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने से लिया जाता है। जोन्स के शब्दों में देखा जाए तो निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। अगला प्रश्न है परामर्श की परिभाषा दीजिए। तो मायर्स ने परामर्श की परिभाषा दी है। मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार सहायता दी जाती है। परामर्श के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को
दो व्यक्तियों का संपर्क। परामर्श वह माध्यम है जिसमें दो व्यक्तियों का संपर्क होता है तथा एक दूसरे को सहायता प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो जो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। मनोविज्ञानशाला, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का जो संस्था प्रमुख होता है उसे पदेन निदेशक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? तो होगा मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु 2 पद सृजित हैं। अगला प्रश्न है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? जो जिला चिकित्सालय होती है उसकी विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे बच्चे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़ने या मंदता का कारण बताइए। शैक्षिक रूप से पिछड़ने या मंदता का कारण बताइए। तो जो शैक्षिक रूप से पिछड़ने या मंदता का कारण है वह निम्न है। पहला शारीरिक कारण है, दूसरा मानसिक कारण है, तीसरा विद्यालय का कारण है, चौथा पारिवारिक कारण है। तो जो शैक्षिक रूप से पिछड़ने का कारण है वह या तो शारीरिक होता है, नहीं तो मानसिक होगा, या विद्यालय का कारण होगा, या पारिवारिक कारण होगा, जिसके कारण शैक्षिक रूप से बच्चे पिछड़ते हैं। पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। तो पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय जो हैं वह निम्न हैं। पहला उपाय है कि विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यता के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए। दूसरा है परामर्श समय पर बल दिया जाए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं। पहला है विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। दूसरा है बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरियों को दूर करना। अगला है लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना। तथा चौथा है जागरूकता की भावना का विकास करना। तो इस प्रकार समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उनमें छिपी हुई कमजोरियों को बाहर दूर करना, उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना तथा जागरूकता का भावना का विकास करना। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। तो इसका उत्तर होगा समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष सन 1995 है। अगला प्रश्न है नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ था। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट सन 1999 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है। तो इसका उत्तर है धारा 15(4), धारा 45 तथा धारा 46 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। तो इसका उत्तर है
समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकताएं निम्न हैं। पहला है, समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जो है जागरूकता के भावना का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। तो जो समावेशी शिक्षा है तथा एकीकरण का सिद्धांत ये कनाडा और अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ईडीएस का अगला प्रश्न है, ईडीएसएस का पूरा नाम बताइए, इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर है, ईडीएसएस का पूरा नाम है माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ 2009-10 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। तो इसका उत्तर है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम का वर्ष सन 1995 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी। तो एकीकृत शिक्षा जो है 1974 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ 1930 ईस्वी में हुआ था। जब पूछे आपसे कि एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1930 में, और एकीकृत शिक्षा कब आरंभ हुई थी, तो 1974 में। समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी, तो समन्वित शिक्षा वर्ष 2005 में प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई। राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई। राष्ट्रीय विकलांग नीति वर्ष 2006 में आई। आईईडीसी का पूरा नाम बताइए, इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका पूरा नाम है आईईडीसी का जो पूरा नाम है वह है समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना, और इसका प्रारंभ 1974 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निःशक्त जन अधिनियम कब बना। तो निःशक्त जन अधिनियम जो है 1995 में बना। जैसे यह प्रश्न पहले भी आया हुआ था और यह प्रश्न दोबारा आया हुआ है कि निःशक्त जन अधिनियम कब बना। यह 1995 में बना। एकीकृत शिक्षा क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दिया जाता है। एकीकृत शिक्षा जो है वह शिक्षा है जिसमें दोनों बालक, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दिया जाता है। और भारत में समावेशन प्रत्यय का प्रारंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ जो है सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने की योजना है। अगला प्रश्न है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक दोष क्या है। तो इसका उत्तर है, वाक दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि जो है वाक दोष के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन हैं। असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन हैं। तो ये और जो उत्तर होगा वह है निम्न है। और असुविधा संपन्न समूह के बच्चे जो हैं वह निम्न हैं। पहला है शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, मानसिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे। अगला प्रश्न है, टीके मीनन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े किसे कहते हैं। टीके मीनन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, टीके मीनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। टीके मीनन के कहते हैं कि भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। निर्देशन कितने प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है कि निर्देशन कितने प्रकार का होता है। तो निर्देशन जो है निम्न प्रकार का होता है, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, श्रवण विकलांग कितने प्रकार का होता है।
जो श्रवण विकलांग है वह कितने प्रकार का होता है? तो यह निम्न होता है। यह पहला है चालकीय श्रवण दोष और दूसरा होगा संवेदनिक श्रवण दोष। अगला प्रश्न है अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर है अन्वेषण विधि के खोजकर्ता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता जो हैं किलपैट्रिक हैं। अगला प्रश्न है TAT का प्रयोग किस टेस्ट के लिए होता है? तो TAT का प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है। अगला प्रश्न है 80 से 89 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो जो 80 से 89 IQ वाले बच्चे होते हैं वह मंद बुद्धि के होते हैं। और अगला क्वेश्चन है 70 से 79 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो जो 70 से 79 IQ वाले बच्चे होते हैं वह क्षीण बुद्धि के होते हैं। और 50 से 69 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो 50 से 69 IQ वाले बच्चे जो होते हैं वह अल्प बुद्धि के होते हैं। अगला प्रश्न है बाल अपराध के कोई 2 कारण बताइए। बाल अपराध के जो 2 कारण पूछा गया है वह है पहला विघटित परिवार, दूसरा गरीबी। जो बाल अपराध होते हैं उनके 2 कारण मुख्य कारण हैं विघटित परिवार और गरीबी। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि के बालकों का प्रकार बताइए। मंद बुद्धि के बालक के जो है प्रकार निम्न है जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। अगला प्रश्न है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है वह शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष बताइए। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष जो है सन 1999 ईस्वी है। राज्य सरकार प्रति वर्ष निःशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देती है? तो जो राज्य सरकार है वह प्रति वर्ष निःशक्त बच्चों को 600 रुपये की धनराशि देती है। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण के जनक कौन हैं? अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण के जनक कौन हैं? तो बुद्धि परीक्षण के जनक जो हैं वह बिने हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र पूर्ण रूप से टर्मर ने दिया था, जबकि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? बिने हैं। शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी अल्फा परीक्षण। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी बीटा परीक्षण है। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है सामान्य बुद्धि, दूसरा श्रेष्ठ बुद्धि, तीसरा मंद बुद्धि। अगला प्रश्न है डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डॉक्टर जलोटा ने सन 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अगला प्रश्न है परामर्श किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन को ही परामर्श कहते हैं। अगला प्रश्न है एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? और प्रश्न है एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो इसका उत्तर है 1915 में। अगला प्रश्न है परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो परामर्श के जो 2 विधियां हैं वह निम्न हैं। पहला है निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श। अगला प्रश्न है समावेशीय शिक्षा का क्या अर्थ है? यानी समावेशीय शिक्षा क्या है? तो इसका उत्तर होगा समावेशीय शिक्षा से तात्पर्य है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपनी जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृत, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न कर सके। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं बताइए। मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं बताइए। तो जो मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं। जो इनकी बुद्धि लब्धि होती है वह सामान्य बालकों से
कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं जो हैं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। जो स्मृति विस्तार है, ध्यान विस्तार, ये भी सामान्य बालकों से कम होता है। अगला प्रश्न है निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बुद्धि परीक्षण हो वह 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत परीक्षण, दूसरा सामूहिक परीक्षण। अगला प्रश्न है शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशीय शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो जो इनके 2 उद्देश्य हैं वह निम्न हैं। पहला है वे समावेशीय बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सके। दूसरा है वे समावेशीय बालकों के प्रति धैर्यशील हो सके। अगला प्रश्न है निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। तो निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने एवं बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है। अगला प्रश्न है परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। तो इसका उत्तर है व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना ही परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है DGP का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो पूरा नाम है वह है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न है अन्वेषण विधि की खोज किसने की। तो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि की खोज की। अगला प्रश्न है 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जो 50 से 60 IQ वाले बच्चे होते हैं उनको मूर्ख किस श्रेणी में रखा जाता है। वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं। ऐसे बालक को वाक विकलांग कहा जाता है जिनकी वाणी क्या होती है, बाधित होती है। जैसे हकलाना, तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना, यह सब वाणी दोष कहलाता है। अगला प्रश्न है श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है समावेशीय शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो समावेशीय शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। तो इसका उत्तर है मंद गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। अगला प्रश्न है सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। तो सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं हैं। पहला है कि बुद्धि सामान्य होती है, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। अगला प्रश्न है पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। तो जो बच्चे अपने कार्य में सामान्य साथियों से पिछड़े रहते हैं वह पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो जो बच्चे की वास्तविक आयु की गणना का सूत्र है वह है वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु अपान बुद्धि लब्धि इंटू 100। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। प्रश्न है आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर है आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: दृष्टिबाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित, अस्थिबाधित। अगला प्रश्न है वंचन का क्या अर्थ है। तो वंचन जो है जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज़ से रहित हो। अगला प्रश्न है
समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं? तो समस्यात्मक व्यवहार के निम्नलिखित कारण हैं। आनुवंशिक कारण है, शारीरिक कारण है, संवेगात्मक कारण है, सामाजिक कारण है। आनुवंशिक कारण के अंतर्गत बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन। शारीरिक कारण में बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, उच्च सुनना। संवेगात्मक कारण में बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, अंगूठा चूसना। सामाजिक कारण में निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि। अगला प्रश्न है, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। अगला प्रश्न है, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए अथवा निर्देशन प्रदान करने की विधियां बताइए। तो निर्देशन प्रदान करने की जो विधियां हैं वह निम्न हैं। पहला है व्यक्तिगत तालिका सेवा, दूसरा है सूचना सेवा, तीसरा है परामर्श सेवा, चौथा है स्थापन सेवा, पांचवा है अनुवर्तन सेवा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? यानी प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बुद्धि लब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक का मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। अगला प्रश्न है, समावेशीय शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? जो समावेशीय शिक्षा है वह सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? तो समावेशीय शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त बालकों पर अपनाई जाती है। जो समावेशीय शिक्षा है वह शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती है। समावेशीय शिक्षा जो है सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। पहला है स्कूल में समायोजन में सहायता करना, दूसरा है छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देना। फिर से प्रश्न है कि परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। डॉक्टर जुआल के अनुसार एक प्रकार का यह निर्णय देने में तो दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा जो है वह ब्रेल लिपि के माध्यम से दी जानी चाहिए। अगला है धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? जो अगला प्रश्न है धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? तो धीमी गति से सीखने के जो कारण है वह निम्न हैं। पहला है कि इन बालकों की मानसिक योग्यता औसत से काफ़ी कम होती है। दूसरा है ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है। अगला प्रश्न है अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। तो एक है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो पहला है संशोधनात्मक, दूसरा है निरोधात्मक। अगला प्रश्न है विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए। विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए। तो विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें विद्यालय का प्रबंधन, भवन तथा कक्षा कक्षों में संबंधित मानक, खेल का मैदान का आकार, छात्रों की संख्या एवं कोर्स के अनुसार कक्षा कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि सम्मिलित
होते हैं। अगला प्रश्न है डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला है अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश देना। अगला प्रश्न है निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव दीजिए। तो निरीक्षण प्रणाली में जो सुधार के सुझाव हैं वो निम्न हैं। पहला है निरीक्षण सतत होना चाहिए। दूसरा है निरीक्षण केवल बाह्य न होकर आंतरिक स्थितियों का भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं बताइए। विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है विशिष्ट बालकों की जो दो विशेषताएं हैं वह निम्न हैं कि वो जो होते हैं वह कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं होते हैं। वह बालक प्रतिभावान भी होते हैं तथा मंद बुद्धि के भी होते हैं। विभिन्न बालक जो विशिष्ट बालक हैं उनकी विशेषताएं निम्न हैं और उनमें भिन्नता होती है, विचलन होता है, आयाम है, नियमित शिक्षण है। अगला प्रश्न है सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो ये परीक्षण तीन प्रकार के होते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण आदि। शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण लिखिए। शैक्षिक पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है निम्न सामान्य बुद्धि, दूसरा है परिवार का वातावरण। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। तो समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनके व्यवहार जो है असाधारण होते हैं तथा जो परिवार, विद्यालय, समाज के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक। अगला प्रश्न है बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय बताइए। तो बाल अपराध को कैसे रोका जाए, इसके जो उपाय हैं वो निम्न हैं। पहला है कि घर, विद्यालय और समाज में बालकों को जो है आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, अपराधियों की संगत से दूर रखा जाए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए। अगला प्रश्न है निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। तो निर्देशन जो एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अगला प्रश्न है अपवंचन क्या है। तो अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती है और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है, यही अपवंचन होता है। अगला प्रश्न है एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे करेगा। तो इसका उत्तर है दृष्टिबाधित बच्चे जो या तो अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं या उनकी आंखों से लगातार पानी बहता है और वे अपनी आंखों को बार बार मलते हैं। इनकी आंखों में लालिमा होती है तथा आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। इन लक्षणों के आधार पर दृष्टिबाधक बच्चों को अध्यापक पहचान सकता है। अगला प्रश्न है समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। तो जो समावेशीय बालक होते हैं वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक या एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं या औसत बालकों से अलग होते हैं। अगला प्रश्न है योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा किसने लिखा है। तो यह जो परिभाषा है वह क्रो एंड क्रो ने लिखा है। अगला प्रश्न है शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य पिछड़ापन, दूसरा है विशिष्ट पिछड़ापन।
अगला प्रश्न है आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जो आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है दृष्टिबाधित, दूसरा है श्रवण बाधित, तीसरा है वाक दोष, चौथा है अस्थि बाधित। अगला प्रश्न है निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। यह कथन किसका है। तो जो यह कथन है यह हम्फ्री और ट्रैक्सलर का है। अगला प्रश्न है डायट के 2 विभागों के नाम लिखिए। तो डायट के जो विभाग हैं वह हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, नियोजन तथा प्रबंधन विभाग। अगला प्रश्न है परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। तो आपसे जब पूछे परामर्श की कोई परिभाषा वो भी लेखक के साथ आप लिखेंगे। ए विंसन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताना है। तो यह पहला है प्रशिक्षित और दूसरा धैर्यशील। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा लिखिए। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो अन्य बालकों से काफ़ी तेज होते हैं तथा सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जिनकी योग्यताएं उच्च कोटि की होती हैं। अगला प्रश्न है बीने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया। जो अगला प्रश्न है बीने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया। इसका उत्तर है 1905 में। अगला प्रश्न है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण में अनेक मैट्रिसेज हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होती हैं। जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण में अनेक मैट्रिसेज हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होती हैं। यह रेखा गणितीय आकृति और डिजाइन में होती हैं। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग हैं तथा प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। अगला प्रश्न है 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। तो एक होगा आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा आर्मी बीटा टेस्ट। परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। तो परामर्शदाता के 4 गुण जो हैं निम्न हैं। पहला है उपबोध्य की समस्याओं को समझकर उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। दूसरा है उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे कि उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। अगला है अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। अगला है उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। अगला प्रश्न है परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। तो इसका उत्तर है परामर्श के लक्ष्य, दूसरा है उपबोध्य एवं परामर्शदाता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि परामर्शदाता एवं उपबोध्य के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिवेश में जो मूल्य एवं आदर्श प्रचलित होंगे उनके अनुसार ही परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होगा। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व निम्न हैं। पहला है मौलिकता, दूसरा प्रवाह क्षमता, तीसरा लचीलापन, चौथा है विस्तार की क्षमता, पांचवा है पुनः परिभाषीकरण, छठा है समस्या की अनुभूति। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो जो मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि है वह 25 से 70 के बीच होती है। अगला प्रश्न है निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। जो निर्देशन हैं उनके 2 उपकरण बताइए। तो पहला होगा साक्षात्कार, दूसरा होगा प्रश्नावली। अगला प्रश्न है एन इनरिच्ड सर्कुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो लता एस होलिंगवर्थ। जो इस पुस्तक के लेखक हैं वह हैं लता एस होलिंगवर्थ।
अगला है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का बताइए। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक का नाम बताइए। तो एस.के. कोचर जो है इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो जो सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है वह 90 से 110 तक होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। इस प्रकार आज हमने जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशीय शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हमने पढ़ा। यह इसी प्रश्नों में से 15 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। अतः यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें।